नमस्कार और इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आजकल हम सब देख रहे हैं एआई से बनी हुई कमाल की तस्वीरें हर जगह हैं। कभी सोचा है ये इतनी असली सी और इतनी जल्दी बन कैसे जाती हैं? हाँ बिल्कुल। कई बार तो यकीन करना मुश्किल होता है कि ये किसी इंसान ने नहीं बनाई। सही में। और मजे की बात यह है कि इनके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार बेहतर और तेज होती जा रही है। हाँ, आज हम एक ऐसी ही नई जबरदस्त तकनीक पर बात करने वाले हैं। इसने एआई इमेज जनरेशन की दुनिया में वाकई बड़ा बदलाव ला दिया है। अच्छा? ये न सिर्फ शानदार तस्वीरें बनाती है बल्कि अविश्वसनीय रूप से तेज और एफिशिएंट भी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑटो एनकोडर्स यानी RAAS की, और एक खास किस्म के डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर की जिसमें वाइड डिफ्यूजन हेड लगा है। DITDH कहते हैं इसे। नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं पर कोशिश करेंगे कि आसानी से समझें। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि इस नई रिसर्च पेपर के जरिए समझें कि ये नई तकनीक काम कैसे करती है, पुरानी तकनीकों में क्या कमियां थीं जिन्हें ये दूर करती है, और ये इमेज जनरेशन के भविष्य के लिए इतनी जरूरी क्यों है। मतलब ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचने के तरीके में एक फंडामेंटल बदलाव है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि अब तक क्या चल रहा था। बहुत टाइम तक स्टेबल डिफ्यूजन जैसे जो पॉपुलर इमेज जनरेटर थे वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी पर टिके थे। VAS कहते थे उसे, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। हाँ, VAS। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई डिजिटल स्क्विश एंड स्ट्रेच मशीन हो। स्क्विश एंड स्ट्रेच मतलब वो एक इमेज लेते थे, उसे बहुत छोटा करके जानकारी को निचोड़कर एक खास जगह में, जिसे लेटेंट स्पेस कहते हैं, उसमें कंप्रेस कर देते थे, दबा देते थे। अच्छा। फिर कोशिश करते थे कि उसी दबी हुई कंप्रेस्ड जानकारी से वापस ओरिजिनल जैसी इमेज बना सकें, मतलब अनकंप्रेस कर सकें। लेकिन स्क्विश एंड स्ट्रेच में कुछ दिक्कतें थी, है ना? ये जो निचोड़ी हुई जानकारी वाला लेटेंट स्पेस था, वो शायद इमेज की सारी डिटेल्स ठीक से पकड़ नहीं पाता था। बिल्कुल। उसकी जो इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी थी वो कम थी। इस वजह से कई प्रॉब्लम थी। एक तो जैसे आपने कहा, लेटेंट स्पेस काफी रिच समृद्ध नहीं था। दूसरा, ये प्रोसेस कई बार उतना एफिशिएंट नहीं होता था, और इमेज की क्वालिटी, खासकर जो बारीक डिटेल्स होती हैं, वो हमेशा उतनी अच्छी नहीं आ पाती थी। ओके। साथ ही वो पुराने डिजाइन पर बेस्ड थे, जिससे आर्किटेक्चर सिंपल रखना मुश्किल होता था। और एक और बड़ी बात, उनका मेन फोकस सिर्फ इमेज को दोबारा बनाने रिकंस्ट्रक्शन पर था, तो वो इमेज के गहरे या स्ट्रक्चर को उतना नहीं समझ पाते थे, जिसका असर फिर फाइनल इमेज की क्वालिटी पर पड़ता होगा। एग्जैक्टली। जनरेशन क्वालिटी लिमिटेड हो जाती थी। और हाँ, कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी एक मुद्दा था। पुरानी VAE तकनीक थोड़ी महंगी पड़ती थी चलाने में। तो यहीं पर ये नई चीज आती है, RAEs। हाँ, यहीं पर तस्वीर में आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑटो एनकोडर्स यानी RAEs। ये VAEs का एक बिल्कुल नया और बेहतर विकल्प है। पे अलग कैसे हैं? ये पारंपरिक VAE एनकोडर की जगह पहले से ट्रेन किए हुए बहुत शक्तिशाली विजुअल अंडरस्टैंडिंग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं एनकोडर के तौर पर। पहले से ट्रेन किए हुए जैसे डाइनो, सिग्लिप या MAE जैसे मॉडल्स लाखों करोड़ों तस्वीरें देखकर पहले ही सीख चुके होते हैं कि इमेज में पैटर्न्स, ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच के रिश्ते कैसे पहचाने। ये पहले से ही काफी समझदार होते हैं। अच्छा। RAEs इन समझदार एनकोडर्स को हल्के और एफिशिएंट डिकोडर्स के साथ जोड़ते हैं। और VAEs और RAEs में सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ फिर? वो निचोड़ने वाला पार्ट। सबसे बड़ा फर्क यही है, RAEs इमेज को उस तरह से निचोड़ते या कंप्रेस नहीं करते जैसे VAEs करते थे, बल्कि वो एक ऐसा लेटेंट स्पेस बनाते हैं जो सिर्फ कॉम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि सिमेंटिक रूप से अविश्वसनीय रूप से रिच होता है। उसमें इमेज का अर्थ भरा होता है, और वो स्ट्रक्चरली भी काफी सुसंगत होता है। इमेज का ढांचा भी बेहतर तरीके से पकड़ता है। तो ये ऐसा हुआ जैसे किसी चीज का बस एक रफ स्केच बनाने की बजाय एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनाना, जिसमें सारी जरूरी जानकारी हो। एकदम सही कहा, परफेक्ट एनालॉजी है। नतीजा, न सिर्फ इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने की क्षमता बेहतर होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी नई इमेज बनाने यानी जनरेशन की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार आता है। वाह! ये ऑटो एनकोडर डिजाइन को ही रीथिंक करने जैसा है। हम लेटेंट स्पेस को सिर्फ डेटा दबाने की जगह से आगे ले जा रहे हैं, उसे एक मूलभूत, एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। और क्या इसके नतीजे वाकई इतने अच्छे हैं? ये सिर्फ थ्योरी है या प्रैक्टिकल भी है? नहीं, इसके परिणाम बहुत प्रभावशाली है। रिसर्च में देखा गया कि RAEs
खासकर जब उनके प्री ट्रेन्ड एनकोडर को फ्रीज रखा गया, मतलब बदला नहीं गया, हाँ। तो वो पुरानी SDVAE तकनीक के मुकाबले इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने में लगातार कहीं ज्यादा सटीक थे। अच्छा। इससे वो पुरानी धारणा भी गलत साबित हुई कि जो एनकोडर इमेज का गहरा मतलब समझते हैं वो पिक्सल लेवल की बारीक डिटेल ठीक से नहीं बना सकते। RAEs ने दिखाया कि वो दोनों काम अच्छे से कर सकते हैं। और एफिशिएंसी, क्या ये ज्यादा महंगे हैं VAEs से? नहीं, असल में यहाँ भी सुधार है। जब बड़े और बेहतर डिकोडर इस्तेमाल किए गए तब भी RAEs पुराने SDVAE से कहीं ज्यादा कुशल साबित हुए, मतलब बेहतर क्वालिटी कम लागत पर। ये तो बढ़िया है। और एक और दिलचस्प बात, अलग अलग साइज के प्री ट्रेन्ड एनकोडर्स इस्तेमाल करने पर भी, जैसे छोटे या बड़े Dino V2, रिकंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी बनी रही। और सबसे बड़ी बात, RAEs अपने प्री ट्रेन्ड एनकोडर की गहरी समझ को सीधे इनहेरिट करते हैं, जिससे इमेज के कंटेंट को समझने की उनकी क्षमता VAEs के मुकाबले कई गुना बेहतर हो जाती है। ये तो कमाल है। मतलब RAEs बेहतर, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा समझदार लेटेंट स्पेस बना रहे हैं। लेकिन क्या इससे कोई नई मुश्किल भी खड़ी हुई? हमेशा ऐसा होता है, एक चीज सुधारो तो दूसरी। हाँ बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती सामने आई। RAEs जो लेटेंट स्पेस बनाते हैं ना, वो बहुत हाई डायमेंशनल होता है। हाई डायमेंशनल, सरल शब्दों में कहें तो उसमें जानकारी का घनत्व, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत रिच इन्फॉर्मेशन होती है। और दिक्कत ये हुई कि जो स्टैंडर्ड डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर्स थे, यानी DITs, जो असल में इमेज बनाने का काम करते हैं, हाँ। वो इतनी रिच जानकारी वाले लेटेंट स्पेस को संभालने के लिए बने ही नहीं थे। उन्हें तो VAS के कम जानकारी वाले स्पेस की आदत थी। बिल्कुल यही हुआ। शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में यही दिखा। जब स्टैंडर्ड DIT मॉडल को RAEs के इस रिच लेटेंट स्पेस पर ट्रेन करने की कोशिश की गई तो नतीजे अच्छे नहीं आए। अच्छा, मतलब छोटे मॉडल तो लगभग फेल हो गए और बड़े मॉडल भी जो थे उनका प्रदर्शन भी उम्मीद से काफी कमजोर रहा। SDVAE वाले सिस्टम से भी पीछे। तो इसके क्या कारण सोचे गए? क्यों हो रहा था ऐसा? रिसर्चर्स ने कुछ अंदाजे लगाए। हो सकता है डिफ्यूजन मॉडल का जो इंटरनल डिजाइन है वो ही इतने हाई डायमेंशनल इनपुट के लिए ठीक ना हो, या फिर डिफ्यूजन प्रोसेस में जो नॉइज डालने और हटाने का तरीका होता है, जिसे नॉइज शेड्यूल कहते हैं, वो इस नए तरह के लेटेंट स्पेस के लिए सही न बैठा हो। एक और संभावना थी कि RAE डिकोडर खुद, जो लेटेंट कोड से इमेज बनाता है, वो डिफ्यूजन से आने वाले थोड़े नॉइजी या अशुद्ध लेटेंट कोड को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। तो इन मुश्किलों से निपटने के लिए क्या किया गया? मुझे लग रहा है यहीं पर रिसर्च का असली मजा शुरू हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, यहीं पर रिसर्चर्स ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और क्लेवर समाधान निकाले और इन तीनों ने मिलकर RAEs की पूरी ताकत को अनलॉक कर दिया। अच्छा, पहला समाधान क्या था? पहला था DIT विड्थ अलाइनमेंट। विड्थ अलाइनमेंट मतलब चौड़ाई का अलाइनमेंट। ये क्या है? हाँ देखिए, उन्होंने पाया कि DIT मॉडल की जो अंदरूनी प्रोसेसिंग क्षमता है, जिसे उसकी विड्थ या चौड़ाई कह सकते हैं, हाँ। उसका RAE से आने वाली जानकारी की कॉम्प्लेक्सिटी या कह लें चौड़ाई के साथ मेल खाना जरूरी है। बल्कि DIT की विड्थ या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो। इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? हाँ, ऐसे समझिए, अगर RAE एक बहुत चौड़ी मल्टी लेन वाली हाईवे पर बहुत सारा ट्रैफिक यानी जानकारी भेज रहा है, ठीक है, तो DIT मॉडल के अंदर भी उस ट्रैफिक को स्मूथली हैंडल करने के लिए उतनी ही चौड़ी हाईवे होनी चाहिए। अगर DIT के अंदरूनी सड़कें संकरी होंगी, विड्थ कम होगी, तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, जानकारी ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अच्छा, तो मॉडल को सिर्फ गहरा, डीप बनाना काफी नहीं था, उसे सही मायनों में चौड़ा, वाइड बनाना जरूरी था। एकदम सही। एक्सपेरिमेंट्स ने भी यही दिखाया। जब DIT मॉडल की विड्थ RAE आउटपुट की टोकन डायमेंशन n से कम थी तो इमेज क्वालिटी खराब थी, ट्रेनिंग ठीक से हो ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही विड्थ को बढ़ाया गया D greater than n, क्वालिटी एकदम से सुधर गई। बहुत दिलचस्प। ये तो आर्किटेक्चर लेवल की बात हो गई। दूसरा समाधान क्या था? दूसरा समाधान नॉइज शेड्यूल से जुड़ा था। जैसा हमने कहा, डिफ्यूजन मॉडल धीरे धीरे इमेज में नॉइज डालते हैं और फिर उसे हटाना सीखते हैं। इसका एक पूरा प्लान होता है नॉइज शेड्यूल। हाँ। पुरानी VAE तकनीक के कम डायमेंशन वाले लेटेंट स्पेस के लिए जो शेड्यूल बने थे
वो आरएई के इस नए हाई डायमेंशनल ज्यादा जानकारी वाले लेटेंट स्पेस पर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने शेड्यूल को बदल दिया। हाँ, उन्होंने नॉइज शेड्यूल को आरएई लेटेंट स्पेस की जो प्रभावी डेटा डायमेंशन है उसके हिसाब से एडजस्ट किया, शिफ्ट किया। जैसे नेविगेशन सिस्टम को अपडेट करना नए इलाके के लिए। बिल्कुल वैसा ही। और इस अपडेटेड नॉइज शेड्यूल को अपनाने से परफॉर्मेंस में जबरदस्त सुधार आया। FID स्कोर जो क्वालिटी का मापक है वो काफी नीचे आ गया। इससे पता चला कि आरएई लेटेंट की खासियतों के हिसाब से नॉइज प्रोसेस को बदलना कितना जरूरी था। समझ गया। और तीसरा समाधान वो डिकोडर वाला था ना? सही। तीसरा था नॉइज ऑगमेंटेड डिकोडर ट्रेनिंग। याद है, आरएई डिकोडर का काम है लेटेंट कोड से वापस इमेज बनाना। हाँ। आमतौर पर उसे सिर्फ एकदम साफ सुथरे क्लीन लेटेंट कोड पर ट्रेन किया जाता था, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान जो लेटेंट कोड बनते हैं वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते, थोड़े नॉइजी या थोड़े अलग हो सकते हैं। तो डिकोडर को इन थोड़ी गड़बड़ी वाले कोड्स को हैंडल करना सिखाया गया? बिल्कुल। रिसर्चर्स ने डिकोडर की ट्रेनिंग के दौरान ही जानबूझकर उसमें थोड़ा एडिटिव नॉइज मिला दिया। जैसे पायलट को खराब मौसम में लैंडिंग की ट्रेनिंग देना। एकदम सही एनालॉजी है। इससे डिकोडर ज्यादा मजबूत, ज्यादा रोबस्ट बन गया। वो डिफ्यूजन से आने वाले थोड़े अवास्तविक या नॉइजी लेटेंट कोड को भी बेहतर तरीके से हैंडल करने लगा। नतीजा, फाइनल इमेज की क्वालिटी सुधर गई। हालांकि इसमें शायद रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बिगड़ा होगा। हाँ, एक छोटा सा ट्रेड ऑफ हुआ। रिकंस्ट्रक्शन FID थोड़ा सा बड़ा, लेकिन जेनरेशन FID काफी सुधर गया और वही ज्यादा जरूरी था। तो इन तीनों तकनीकों को विड्थ अलाइनमेंट, सही नॉइज शेड्यूल और मजबूत डिकोडर को मिलाकर RAS के साथ डिफ्यूजन मॉडल को ट्रेन करने में कामयाबी मिल गई। हाँ, इन तीनों ने मिलकर DT मॉडल को RAA की हाई डायमेंशनल लेटेंट स्पेस को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने लायक बना दिया। नतीजा काफी अच्छे रहे। ट्रेनिंग बहुत तेज हो गई और इमेज क्वालिटी भी पुराने तरीकों से काफी बेहतर हो गई। कितनी तेज? VA बेस्ड सिस्टम से लगभग 47 गुना तेज और हाल के दूसरे रिप्रेजेंटेशन अलाइनमेंट तरीकों से भी करीब 16 गुना तेज। 47 गुना, ये तो बहुत बड़ा जंप है। लेकिन यहाँ एक और समस्या का जिक्र किया था आपने कि पूरे DIT मॉडल की चौड़ाई बढ़ाना वो कंप्यूटेशनल रूप से बहुत महंगा हो सकता है। एकदम सही कहा। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स में चौड़ाई बढ़ाने से कंप्यूटेशन कॉस्ट क्वाड्रेटिकली यानी बहुत तेजी से बढ़ती है। और यहीं पर इस रिसर्च का शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्सा आता है, DITH डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर विथ वाइड डिफ्यूजन हेड। ये स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी की समस्या का एक बहुत ही एलिगेंट समाधान है। इसे समझाने के लिए भी कोई एनालॉजी है? हाँ, सोचिए आपके पास एक स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स कार है। ये आपका DIT मॉडल है। आपको ज्यादा पावर चाहिए। ठीक। एक तरीका है कि आप पूरी कार का इंजन बदल दें, उसे बहुत बड़ा और शक्तिशाली बना दें, मतलब पूरे DIT मॉडल को चौड़ा कर दें। ये बहुत महंगा होगा, टाइम भी लगेगा। सही। दूसरा तरीका है कि आप मौजूदा इंजन के साथ एक खास तरह का हल्का लेकिन बहुत एफिशिएंट और चौड़ा टर्बोचार्जर लगा दें। अच्छा। DITH यही दूसरा तरीका अपनाता है। तो ये पूरे मॉडल को बदलने की बजाय उसमें एक खास हेड या हिस्सा जोड़ देता है। बिल्कुल। DTH एक स्टैंडर्ड DIT आर्किटेक्चर लेता है और उसके ऊपर एक हल्का, उथला, शैलो लेकिन बहुत चौड़ा, वेरी वाइड ट्रांसफॉर्मर हेड लगा देता है। इसे DDT हेड कहा गया है। उथला पर चौड़ा। हाँ, ये वाइड हेड इफेक्टिवली मॉडल की जानकारी प्रोसेस करने की चौड़ाई बढ़ा देता है ताकि वो RA के हाई डायमेंशनल डेटा को संभाल सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पूरे कोर DIT मॉडल को स्केल करने की भारी कंप्यूटेशनल लागत नहीं उठानी पड़ती। ये बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। ये वाकई बहुत क्लेवर सोल्यूशन लगता है। तो क्या ये DTH उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है जितना पूरे मॉडल को चौड़ा करने पर मिलता, पर कम खर्चे में? उससे भी बेहतर। परफॉर्मेंस के मामले में DDT कमाल का है। सबसे पहले ये FLOP एफिशिएंसी में सामान्य DIT से कई बेहतर है। FLOP एफिशिएंसी मतलब समान कंप्यूटेशनल बजट में ये कई बेहतर नतीजे देता है। मिसाल के तौर पर एक मीडियम साइज का DTFH मॉडल DTFHB बड़े DTXL मॉडल से बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जबकि ट्रेनिंग में उससे लगभग 60% कम कंप्यूटेशन लेता है। 60% कम और रिजल्ट बेहतर? हाँ, और अगर आप दोनों को समान बजट दें तो DTFH XL का FID स्कोर, जो क्वालिटी का मापक है, जितना कम उतना अच्छा, वो DTXL से लगभग आधा होता है।
यानी डबल अच्छा। ये तो अविश्वसनीय है। क्या ये अलग-अलग आरए एनकोडर के साथ भी सही काम करता है? हाँ, और ये अलग अलग साइज के आरए एनकोडर जैसे छोटे या बड़े डायनो V2 पर भी लगातार अच्छा काम करता है। असल में जितना पावरफुल आरए एनकोडर होता है, DTH का फायदा उतना ही ज्यादा दिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाइड DDT हेड न सिर्फ चौड़ाई की जरूरत को पूरा करता है, बल्कि आरए से आने वाली थोड़ी नॉइजी जानकारी को फिल्टर करने में भी मदद करता है। और ट्रेनिंग स्पीड और स्केलिंग का क्या? ट्रेनिंग स्पीड भी बहुत तेज है। DIT-DH पिछले जो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल थे, उनकी तुलना में बहुत कम कंप्यूटेशनल लागत में करीब 40 गुना कम में बेहतर FID स्कोर हासिल कर लेता है। 40 गुना कम लागत? हाँ, और ये स्केल भी बहुत अच्छे से करता है। जैसे जैसे DIT-DH मॉडल का आकार बढ़ाया जाता है, इमेज क्वालिटी, FID स्कोर लगातार और तेजी से सुधरती जाती है। सबसे छोटा DIT-DH मॉडल भी पिछले कई बड़े मॉडलों से बेहतर परफॉर्म करता है। तो नतीजों का निचोड़ क्या है? सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कैसा रहा? नतीजे अभूतपूर्व हैं। मतलब एकदम नए बेंचमार्क सेट हो गए हैं। इमेजनेट जैसे स्टैंडर्ड बेंचमार्क पर DIT-DH XL मॉडल ने DINOv2B REA के साथ बिना किसी एक्स्ट्रा गाइडेंस के 1.51 FID स्कोर हासिल किया। ये अब तक का बेस्ट है। 1.51? और जब ऑटो गाइडेंस जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया तो स्कोर गिरकर 1.13 तक पहुंच गया। ये वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये तो इंडस्ट्री लीडिंग नतीजे हैं। क्या ये हाई रेजोल्यूशन इमेज भी बना सकता है, 512 बाय 512 जैसी? हाँ, और वो भी बहुत एफिशिएंटली। हाई रेज इमेज बनाने के लिए उन्हें पूरे डिफ्यूजन मॉडल को दोबारा ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, फिर कैसे किया? वे 256x256 पर ट्रेन किए गए मॉडल का ही इस्तेमाल करते हैं। बस इमेज बनाते समय आरए डिकोडर को एक ऐसे डिकोडर से बदल देते हैं जो आउटपुट को अप सैंपल कर सके, मतलब बड़ा कर सके, बिना रिट्रेनिंग के? हाँ, ये तरीका सीधे हाई रेज पर ट्रेनिंग करने की तुलना में काफी ज्यादा एफिशिएंट है और फिर भी बहुत अच्छे नतीजे देता है। तस्वीरों की क्वालिटी कैसी दिखती है? मतलब सिर्फ स्कोर अच्छे हैं या दिखने में भी? नहीं, दिखने में भी शानदार है। पेपर में जो तस्वीरें दी गई हैं, रंगीन तोते, कछुए, लाइट हाउस, बर्गर, कॉकटू, डॉग्स, चट्टाने, लोमड़ी, गुब्बारे, वो दिखाती हैं कि मॉडल कितनी विविध और बारीक डिटेल्स वाली छवियां बना सकता है। रंग, टेक्सचर, ओवरऑल रियलिज्म सब बहुत हाई लेवल का है। एक जरूरी सवाल मेरे दिन में आ रहा है। क्या DIT-DH का ये जादू सिर्फ RAEs के साथ ही चलता है? अगर इसे पुरानी VAA तकनीक के साथ इस्तेमाल करें तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है और रिसर्चर्स ने इसे भी परखा। उन्होंने DIT XL और DIT-DH XL दोनों को पुरानी SDVAE लेटेंट पर ट्रेन किया। और नतीजा? नतीजा चौंकाने वाला था। DIT-DH XL असल में SDVAE पर DIT XL से भी खराब परफॉर्म करता है। खराब? हाँ, इससे साफ पता चलता है कि DIT-DH के वाइड हेड का फायदा RAE द्वारा पेश किए गए खास, हाई डायमेंशनल और स्ट्रक्चर्ड लेटेंट स्पेस में ही मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक तरह से। तो क्या सिर्फ हाई डायमेंशन होना ही काफ़ी है? मान लीजिए RAE का वो स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ना हो, बस हाई डायमेंशनल पिक्सल डेटा हो, तो क्या DIT-DH तब भी उतना अच्छा करेगा? ये भी जांचा गया। DIT और DIT-DH को सीधे पिक्सल डेटा पर ट्रेन किया गया, जो RAE जितना ही हाई डायमेंशनल था। और DIT-DH ने पिक्सल पर DIT से बेहतर किया, लेकिन दोनों ही RA लेटेंट पर ट्रेन किए गए अपने साथियों से बहुत पीछे थे। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ हाई डायमेंशनल होना काफी नहीं है। RA जो वो रिच और स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन देता है, वो क्रिटिकल है। ये RA और DIT-DH का कॉम्बिनेशन ही है जो इस तकनीक को इतना पावरफुल बनाता है। समझ गया। तो चलिए सारी बातचीत को समेटते हैं। आज हमने देखा कि कैसे RAs ऑटो एनकोडिंग की पुरानी निचोड़ने वाली सोच को बदलकर एक नई समझ पर आधारित लेटेंट स्पेस बनाते हैं। हाँ, एक ऐसा स्पेस जो इमेज के मतलब को समझता है। फिर हमने देखा कि कैसे डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर्स को इस नए रिच लेटेंट स्पेस के लिए तैयार किया गया, जिसमें मॉडल की चौड़ाई को अलाइन करना, नॉइज डालने के तरीके को एडजस्ट करना और डिकोडर को ज्यादा मजबूत बनाना शामिल था। और फिर हमने DIT-DH के बारे में जाना, वो स्मार्ट टर्बोचार्जर जिसने RAs की पूरी क्षमता को अनलॉक कर दिया।
जिससे अभूतपूर्व एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस मिली, वो भी बिना कंप्यूटेशनल कॉस्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाए। बिल्कुल, निष्कर्ष साफ है। RAAs ऑटो एन्कोडिंग को सिर्फ कंप्रेशन से आगे ले जाकर रिप्रेजेंटेशन की नींव के तौर पर एस्टैब्लिश करते हैं। ये इमेज के सिमेंटिक अर्थ और जेनरेटिव मॉडलिंग के बीच एक मजबूत पुल बनाते हैं। और DTTH? और DTTH इस नींव पर अविश्वसनीय रूप से कुशल और शक्तिशाली इमेज जनरेशन सिस्टम बनाने का रास्ता खोलता है। RAA लेटेंट स्पेस भविष्य में डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग के लिए एक बहुत बहुत मजबूत दावेदार लगता है। हाँ। ये वाकई AI इमेज जनरेशन में एक बहुत बड़ा कदम है, जो इसे और तेज, बेहतर और शायद ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल बना सकता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ऑटो एनकोडर जैसे AI के और कौन से ऐसे आधारभूत या फंडामेंटल हिस्से हैं जिन्हें रिप्रेजेंटेशन लर्निंग में हुई हालिया तरक्की के आधार पर शायद हमें फिर से सोचने की जरूरत है। क्या RAE और DTH जैसे सिद्धांत और आर्किटेक्चरल आइडियाज, क्या वो इमेज से आगे जाकर जैसे ऑडियो जनरेशन, वीडियो जनरेशन या शायद 3D मॉडल जनरेशन में भी इसी तरह की क्रांति ला सकते हैं? सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।